व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का एक ताज़ा बयान श्रीनगर कश्मीर में वो एक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि हम वापस लेंगे कश्मीर को, यानी जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तानी, और गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा था। अ, क्या है इसके पीछे स्टेटमेंट के, क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई ऐसा है? इसके साथ साथ सऊदीया वर्सेस अमेरिका एक क्लैश नजर आ रहा है। ऑयल के ऊपर ही ये चीज शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे और क्या कहानियां हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पे डिस्कशन भी करेंगे। इस डिस्कशन में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम अमेरिका। आप लोग सब जानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है खानवर्सेशन के नाम से। आप उनकी डिस्कशंस यकीनन देखते होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। भाई सलाम, नमस्ते, हेलो, हाय आपके सुनने वालों को। एंड फ़खर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, एक तो स्टार्ट इसी से लूंगा कि कश्मीर एक बड़ा क्रिटिकल इशू रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। लेकिन इस तरह के बयानात देने से, इससे पहले अमित शाह साहब आए थे तकरीबन पिछले महीने कश्मीर में, वहां पे उन्होंने भी इस तरह की बातें की। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का ये बयान श्रीनगर में, सर आप क्योंकि आईआर पढ़ाते हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो कैसा नजर आ रहा है कि वाकई इज इट पॉसिबल कि जो उनका बयान था कि हम वापस गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर लेंगे, या वहां के लोग एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे हम इसको ले सकते हैं? देखिए, जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.9 क्या 1900 कुछ करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है, जो कई 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाता है। तो तो अजम्पशन ये है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कश्मीर में इस हद तक हो जाता है कि लोग खुश हो जाते हैं, विल बिकम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, कि रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी एंड दे विल बी बेटर ऑफ, तो वो कहीं और जाना पसंद ही नहीं करेंगे। जी। मिसाल के तौर पे मैं 1992 में इंडिया छोड़ के यहाँ आ गया। इंडिया का अगर लिबरलाइजेशन 1982 में शुरू होता तो शायद मैं इंडिया में ही रहता, क्योंकि ओके। सी इट्स लाइक दैट ना, 10 साल से मिस हो गया। तो हुँ। वही अजम्पशन है कि अगर लोग जहाँ पर हैं वहाँ पे अगर अगर उनको रोटी कपड़ा और मकान और सिक्योरिटी मिल जाती है तो व्हाई विल दे वांट टू गो समवेयर एल्स। हुँ। और और अजम्पशन ये है कि कश्मीर इतना इंडियन साइड कश्मीर इतना चमकने लगेगा कि आज़ाद कश्मीर वाले यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका बयान इज ए प्रोवोकेटिव बयान, और मुझे लगता उनको मेमो नहीं मिला मोदी जी का। समरकंद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को लिटरली डांटते हुए कहा था कि जंग का दौर खत्म हो चुका है। यस, बिल्कुल। जंग का दौर खत्म हो चुका है, अब ये डिप्लोमेसी और डायलॉग का ज़माना है, और आप इस तरह से जंगे करके ज़मीन कब्ज़ा नहीं कर सकते। जो रशिया के खिलाफ जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल कहिए कंप्लेन शिकायत ये है कि इट इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड टेरिटरी यूजिंग फोर्स। और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समरकंद के इसके खिलाफ बात की, जयशंकर ने, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर ने यही बयान और यही बात उन्होंने अपने यूएनजीए के असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के तकरीर में कहा था कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द यूएन चार्टर, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस, इंडिया इज नॉट विथ वॉर। और ये बार बार जयशंकर ने दोहराया है कि इंडिया इज अगेंस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन, राइट। फिर ये राजनाथ सिंह को क्या मेमो नहीं मिला कि हमारे लीडर सारी दुनिया में फिर रहे हैं ये कहते हुए कि जंग करके जमीन एक्सटेंड, तो ये कैसा हो सकता। तो अच्छा। इसको समझने के लिए अगर आप मार्च के महीने में, मार्च या फरवरी में इसी साल में, आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टैब्लिश कर देंगे।
जी। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये गाड़ी का सिर्फ एक्सेलरेटर है, हम एक्सेलरेटर से पाँव नहीं उठाएंगे, और ये पूरा अखंड भारत जब तक नहीं बन जाता। तो अखंड भारत का आप मैप गूगल करके देख लें, वो ना सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बट पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हद तक, इस तरफ म्यांमार तक जाता है वो। तो अगर आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेना, जी। जो उन्होंने बयान दिया उसको लिटरल ले ले, तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि आइंदा 20 साल में इंडिया जंगे करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सबको कब्जा कर लेगा। अगर कर भी सकता है तो क्या इंडिया चाहेगा कि इंडिया में और 300-400 मिलियन मुसलमान आ जाएं? हुँ। अगला इलेक्शन हार जाएगी बीजेपी। ओके। अगर और सर सँभालना क्या आसान है? तो ये मेरा भी एक सवाल था कि कश्मीर के अंदर अभी तक हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान वहाँ पे इंटरफेरेंस करता है, लोगों को भिजवाता है, हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो सर एक कश्मीर ऑलरेडी एक जिसे कहते हैं कि अब चले हालात हम कह रहे हैं कि 1-2 सालों से काफ़ी बदलाव आया है। वहाँ जब दोस्तों से बात होती तो कह रहे डेवलपमेंट भी ज़्यादा तेज़ हुई है और लोगों में शायद एक ठहराव आया, मुझे नहीं पता कि क्या इसके पीछे वजूहात क्या है, लेकिन अब उस तरह रेजिस्टेंस नहीं है। तो इज़ इट पॉसिबल कि इसके बाद फिर गिलगित-बल्तिस्तान या फिर 1-2 करोड़ जो और लोग हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की साइड पे भी रख लें, तो फिर ये पॉसिबल है सँभालना इतना इस रीजन को? देखिए, मतलब इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। इंडिया इज नॉट गोइंग टू, इंडिया ऐसा जंग नहीं करेगा पाकिस्तान से। जी, जंग करके मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया की जो लेजिटिमेसी इसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आती है कि हम जंग नहीं करते। जो बांग्लादेश में की थी वो तो जेनोसाइड से बचाने के लिए किया था। बाकी के जो सारे 4 जंगे पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ, हम तो डिफेंस पे थे, हम पे हमले हुए हैं, जी, हमने जंग नहीं की। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो इंडिया के वैल्यूज से भी है। तो इसके 2 ही वजूहात हो सकते हैं। एक कि ये जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो जी, जी, मार्च है, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा घबराई हुई है बीजेपी, के हो सकता है कि इसके वजह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस इलेक्शंस में बेहतर हो जाए। इलेक्शंस आ रहे हैं, गोवा में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, गुजरात में इलेक्शंस आ रहे हैं, जो मोदी का खुद का होम स्टेट है। जी, जी, और फिर नेशनल इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है 2024 में। तो मुझे लगता है कि ये वही कार्ड हैं जो इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानात आप और सुनेंगे। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिकली अच्छी है, अभी तो इंडिया इज रिटर्निंग मैन। कोविड के बाद से इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, ये तो सारी यस सर, दुनिया एक्नॉलेज कर ली। बट बिल्कुल। उसका मतलब जरूरी नहीं है कि इट इज पर्कुलेटिंग डाउन। हुँ, आपने अग्निपथ के प्रोटेस्ट के वक्त देखा था कि कई पढ़े लिखे नौजवान इंडिया में, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, बिहार वगैरह में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और औरतों की भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है कोविड के बारे में। जी, लोग कहते हैं कि हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत साल पहले था खवातीन का, लेडीज़ का। सो देर इज़ एन एम्प्लॉयमेंट इश्यू, महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो देयर। तो उससे क्या होता है कि लोग नाखुश होके दे बिकम चेंज एजेंट्स, यानी इलेक्शंस में तब्दीली की तरफ वोट जाता है। तो तब्दीली के खिलाफ, सो इफ यू आर द रूलिंग पार्टी और आप उतनी मतलब इकोनॉमी को कंट्रोल, जैसा जैसा अब बाइडेन की जब हम बात करेंगे ऑयल की, जी, जी, पार्ट बिल्कुल, ऑफ इट इज पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द मिड टर्म इलेक्शंस। तो राइट। अगर आप इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं ताकि आप उसके बेसिस पे जीते, देन आप कल्चर की तरफ जाते। सो फॉर हुँ, एग्जांपल, जॉर्ज बुश जब इकोनॉमी अमेरिका की 2004 के करीब बहुत डाउन होने लगी थी जंग के वजह से, तो उन्होंने एलजीबीटीक्यू यानी गे मैरिज हाँ, का सिलसिला शुरू कर दिया था। ओहायो के बिल्कुल। बैलेट पे रेफरेंडम डाल दिया था उन्होंने। तो जिनकी नौकरियां भी गई, जो इकोनॉमिकली नाखुश थे, उन्होंने बुश को सपोर्ट किया बिकॉज दे वर अगेंस्ट गे मैरिज, कल्चरल कार्ड प्ले कर। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अगर डरने लगे कि हमारे सियासी पॉलिटिक्स के वजह से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, देन दे विल प्ले टू कार्ड्स। एक एंटी पाकिस्तान, जैसा कि बालाकोट पे अटैक हुआ था पिछले इलेक्शन से पहले,
वो एक है। तो एंड पाकिस्तान कार्ड और डोमेस्टिकली माइनॉरिटी कार्ड्स, ये दो कार्ड्स हैं उनके पास। तो अगर खुदा ना करे अगर कोई फिसाद हो जाता है तो इट ऑलवेज बेनिफिट्स बीजेपी इलेक्टोरली, हमेशा। ये तो तारीख से वाजे है। तो ये दो चीजें हो सकती है कि ये इलेक्शन की तरफ राजनाथ सिंह का तवज्जो है। राइट। अच्छा सर, आपने कहा कि शायद कांग्रेस का जो मुल्क जोड़ो या इंडिया जोड़ो तहरीक है और गालिबन अभी भी चल रहा है। तो सर, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पेस से लेके गए हैं हिंदुस्तान को, कांग्रेस ने एक बड़ी लंबी हुकूमत की लेकिन हिंदुस्तान को शायद वो वर्ल्ड स्टेज पे वो पॉपुलैरिटी शायद नहीं मिली जो अभी हमें देखने को मिल रही है। बेशक पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बातें भी होती है, अब जाके जयशंकर साहब की तारीफें भी होती हैं। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की सर तारीफें हो रही है और हर खास और आम आदमी कर रहा है पाकिस्तान में, ये चीज हमने देखी है। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बेनिफिट है फॉर बीजेपी, फॉर मोदी जी, कि उन्होंने हिंदुस्तान को और या हिंदुस्तानियों को बहुत एक टॉप पे वो लेके आए हैं। ठीक है, बेरोजगारी भी होगी, मसाइल और भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे बिल्कुल हर चीज अमन शांति होगी या कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात कर लें तो अगर आप, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ, तो जो मोहन भागवत का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद आरएसएस ने बहुत अ, तड़प तड़प के उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं, इन्होंने मिलिटरीली कॉन्कर्स की बात नहीं की थी, इन्होंने जी। कल्चरल इंटीग्रेशन की बात की थी, जैसा कि यूरोपियन यूनियन में है, एंड के मतलब भाई साउथ एशिया इतना मिल जाएगा। एंड एक्चुअली अगर इंडिया कोशिश करे ना कि नॉन मिलिटरीली सार्क को लेकर एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना ले, काबुल से लेके म्यांमार तक, दैट इज ए पॉजिटिव जबरदस्त। विजन ना, या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, जबरदस्त। समझे? तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग। आप उसको अखंड भारत कह लें, आप उसको जो कहना है कह लें, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन स्टाइल साउथ एशिया अगर बन जाए तो हिंदुत्व का भी विजन खुश हो जाएगा और सब खुश हो जाएंगे, काबुल से लेके इधर तक, राइट? इंडिया के लिए भी इट विल बी ग्रेट। इट्स अ बिग मार्केट, 1.4 बिलियन से जाके $2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन तक चले जाएगा पॉपुलेशन, सवा दो। तो वो एक चक्कर है मुझे लगता है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में काफी मीडिया कवरेज ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी। वहां पे काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के लोग नाखुश हैं। लेकिन मैं जाके जब डॉन पे चेक करता हूँ तो डॉन में तो कोई रिपोर्ट्स नहीं है। डॉन में सिर्फ वो अक्टूबर 4 का वो जो उनके पार्लियामेंट या वो जो सेल फोन का झगड़ा हुआ उसके बारे में जी, जी, है, जी। बट जो करंट फ़ोन प्रोटेस्ट जो, मारा था जो। जी हाँ, जी हाँ, उसके जी। बारे में कवरेज है। लेकिन अब जो एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जेकेएलएफ वगैरह के जो उस तरफ है ग्रुप्स, उसका कोई तबसरा पाकिस्तान मीडिया में नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया में देयर इज कवरेज के पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस गवर्नमेंट में बाद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहते होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर में गड़बड़ की है पिछले 30-40 साल में, हमको तो कुछ प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जो यहाँ किया, हम वो चीजें वहां कर सकते हैं। जी। तो अगर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड होने लगी और पाकिस्तान की मिलिट्री उसी तरह से जुल्म करने लग जाए गिलगित में, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1970s में, तो इंडिया विल हैव ए लेजिटिमेट रीजन, और सारी दुनिया इंडिया के साथ रहेगी अगर इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करता है। समझ रहे ना आप? हाँ, तो राइट। इसका मतलब कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कि प्रोटेस्ट बढ़े आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान की फौज फिर जुल्म करे पब्लिक पर, फिर ये इसकी सारी खबर दुनिया को मिले और दुनिया से डिमांड हो कि कुछ करे यूएन। तो यूएन कुछ नहीं करेगा तो फिर इंडिया विल टेक यूनिलैटरल एक्शन। तो ये तो ओके। बड़ा लंबा अच्छा, सिलसिला एक है। हाँ, लंबा सिलसिला है और इसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करना और फिर वहाँ जी हाँ पे जी, तो ग्राउंड क्योंकि मुझे लगता है कि तैयार हो रहा है। ये सर, ग्राउंड गिलगित इंडिया में पहले पब्लिक को बनाना है, मूड, पब्लिक हैज टू बी रेडी फॉर दिस आल्सो ना। ओके।
राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जीबी में मेरा कम जाना होता है, लेकिन कश्मीर में ज़्यादा जाना होता है और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि लोगों के अंदर एक ये होता है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है हर चीज़ का, तो वो कश्मीर में भी होना चाहिए। मेरा ख़्याल एक बड़ा लेजिटिमेट डिमांड है उन लोगों का। और अब आई थिंक सो कि हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उनको भी अब ये लगता है कि शायद हमें ये करना पड़ेगा और स्पीडी करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें है और मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर दूसरी तरफ के कश्मीरी अभी एक कश्मीरी से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, एक जर्नलिस्ट हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, "यार, आपकी तो रिश्तेदारी वहाँ पे भी होगी?" तो उसने कहा, "हाँ, है, बिल्कुल है।" मैं कहा, "कैसा लगता है?" कहते, "यार, वहाँ पे हमारे मुकाबले में बेहतर तरक्की हुई है, बहुत तेज़ तरक्की हुई है और हम इस बात को मिस करते हैं कि हमारी तरफ क्यों नहीं हुई।" मैं कहा, "आपके माइंड में ये आता है कि यार मतलब यू शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया?" कहते, यार ये बात शायद नहीं है, लेकिन ये तरक्की वाला जो डिफरेंस है, कहते ये हम कश्मीरी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। तो ये देखिए, जी, जी। पाकिस्तान का जो कश्मीर है उस इट हैज ए सिंथेटिक बेनिफिट आल्सो। तो इंग्लैंड में जो 2 मिलियन मुसलमान हैं, उसके 60% पाकिस्तानी मुसलमान जो जी, पाकिस्तान से आए हैं इंग्लैंड में। जी। और वो पूरे के पूरे एक ही गांव से आए हैं तकरीबन बिल्कुल मीरपुर सर, कश्मीर से, एग्ज़ैक्टली यू राइट? आर राइट सर। तो मैं सुना बिल्कुल। है कि मीरपुर में पाउंड भी चल जाता है सर वहाँ पे करेंसी। बिल्कुल सही आप और हाँ, लगता है ऐसे कि ऐसे नहीं लगता कि ये कोई पाकिस्तान या कश्मीर का कोई शहर है। मैं जब पहली जी दफ़ा हाँ, गया तो मैं बड़ा हैरान हाँ। हुआ था। तो उससे क्या हुआ है, तो मीरपुर पर वही इफेक्ट हुआ है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिडल ईस्ट का इफेक्ट हुआ, यानी लोग वहां बाहर जाके काम करके पैसा आए। तो पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर को डेवलप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए। यस। ये मीरपुर वाले जो जो कश्मीर से जो फॉरेन करेंसी आई वगैरह, उससे वो बात छुप गई है कि पाकिस्तान, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, 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 अगर जी। मीरपुर वाला सवाल नहीं होता तो पाकिस्तान के कश्मीर वुड हैव बीन इवन मोर पुअरर। और हुँ। और ये बस इस्लाम के नाम पे वो इंटीग्रेशन और एंथुसियाज्म और इंडिया में जो टेंशन्स हो रहे थे, अगर कश्मीर आइंदा 5 साल इंशाल्लाह अगर पीसफुल रहा इंडिया की तरफ, तो इट विल ग्रो। इंडिया इज ग्रोइंग। इट्स लाइक ए बस जा रही है भैया, बस में आप आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, बस में तो रहेंगे ना आप। तो इट्स गोइंग फास्ट। हो सकता है कि बाद सीटों में जरा धक्के ज्यादा लगे, बात ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन बस तो जा रही है तेजी से। तो इंडिया की डेस्टिनेशन इकोनॉमी, पे। जी हाँ, और अब जो चेंजेस आए हैं वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा। मुझे याद है 1986 में जब मैं कश्मीर गया था, तो हर जगह सेब पड़े हैं जमीन पे, मतलब लिटरली वेस्टेज। तो मैं एक साहब से बड़े चिढ़ के बात कर रहा था, बोला आप लोग फ्रीजर्स कभी सुना नहीं है? फ्रीजर की बात, फ्रीजर्स में रखें, फ्रीज करके बेचें। तो उसने एक अजीब बात बताई थी जो मैं वेरीफाई नहीं कर सका। मैं जब इंजीनियरिंग में कॉलेज में था, मैं सियासत में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं था। जी। लेकिन उसने कहा था कि भाई जिनके पास घोड़े हैं, जो टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। सो यू कुड हुँ। नॉट हैव मल्टीपल बिजनेसेस इन कश्मीर। मुझे समझ में नहीं आया ये बात। तो मैं बोला, आप बाहर आप मुझे दे दें, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ फ्रीजर्स बना के, आप सेव करें, फिर हम इसको ऑफ सीजन बेचेंगे सेब को। जी, जी। तो वो कह रहे नहीं, आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप तो हिंदुस्तानी है, यू यू आर इंडियन कहा उन्होंने मुझे। तो मैंने बिल्कुल। बोला तुम कौन हो यार? मुझे हमें बड़ा पाकिस्तानी कहते हैं, हम जब जाते हैं तो कहते हैं ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, मुज़फ़्फ़राबाद बिल्कुल, में और बिल्कुल। नीलम वैली में काफ़ी हाँ, जाना आना है मैंने। तो वो सब अब खत्म हो गया है ना, वो सब जी, जी। खत्म हो गया है। अब आप चाहे तो इंडिया में आप माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट, कश्मीर में माइक्रोसॉफ्ट की अगर एक लैब खुला दे रिसर्च वगैरह, तो एकदम द होल सिटी श्रीनगर विल एक्सप्लोड। जैसा आयरलैंड, आपको पता है आयरलैंड 10-15 साल में वेंट फ्रॉम बीइंग द पुअरेस्ट कंट्री इन यूरोप टू द रिचेस्ट कंट्री इन यूरोप, खाली आईटी इन्वेस्टमेंट की वजह से। ज़बरदस्त। और वहाँ छोटे-छोटे गाँव में मैं गया हुआ हूँ, वहाँ पे हज़ारों इंडियंस नज़र आते हैं बिकॉज़ ऑफ आईटी की वजह से, राइट? बेशक, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर तो कि दैट कैन हैपन इन श्रीनगर। अगर वो हो गया तो आपके पास नेबर्स एनवी शुरू हो जाएगी ना आपके कश्मीर हुँ, में। तो हुँ। दैट इज़ अ डूएबल थिंग फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कि दे कैन जनरेट रिजेंटमेंट और अनहैप्पीनेस ऑन द कश्मीर। लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। आपकी जो पॉलिटिक्स है, वो आपका जो करंट मैच था ना
जिम्बाब्वे से जिस तरह से आपने जी। हारा है, बिल्कुल उसी तरह सियासत चल रही है। सेल्फ हुँ, डिस्ट्रक्टिव, नो थिंकिंग, नथिंग। अब ये जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, ये कश्मीर में भी फैलेंगे। हुँ। वहां पे भी पीटीआई के मार्चेस शुरू होने वाले हैं, वहां से भी शुरू होंगे। सो आई हैव अ फीलिंग के पाकिस्तान का कि डोमेस्टिक केओस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि यू विल हैव मोर प्रॉब्लम देन जस्ट आजाद कश्मीर। ओके, राइट, राइट। बिल्कुल सर, आपका एक एनालिसिस है, आप देख रहे हैं सिचुएशन को, हम भी यहाँ पे इसको कोशिश करते हैं कि समझने की, एनालाइज़ करने की, मॉनिटर करने की। बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई हैं, वो है ऑन ग्राउंड हो रही है अनफॉर्च्यूनेटली, उसको ख़त्म कैसे करना है, ये जिनके पास इख्तियार है, ये उनका काम है, हम उसको हाइलाइट कर सकते हैं, मैं और आप जैसे लोग। सर, आते हैं यूएस और सऊदी अरेबिया के ऊपर। जो बाइडेन ने जब विज़िट किया था जुलाई में, उस वक़्त भी काफ़ी बातें हुई, जमाल खशोगी के कत्ल की बात हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। बट उसके बाद लगा कि शायद जिस तरह ट्रंप ने एक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था विद अरब वर्ल्ड, लग रहा था कि शायद जो बाइडेन भी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। और अभी जब ओपेक का वियना में मीटिंग हुई और वहाँ उन्होंने कट डाउन किया 2 मिलियन बैरल पर डे, तो उसपे तो लगता है कि अमेरिका को बहुत गुस्सा आया और उनको लगा कि यार सऊदी अरेबिया ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कह भी रहे हैं और वो कर रहा है। क्या नज़र आ रहा है आपको इन फ्यूचर सर? देखिए, अगर आप बाइडेन का करियर देखें तो वो काफ़ी मशहूर हैं फॉर गैफ्स, उनको गैफ मशीन कहते थे। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मतलब दे लाइक्ड हिम अ लॉट, और मज़ाक भी खुद ओबामा ने काफ़ी मज़ाक उड़ाया है। जी, हालाँकि उसको फ्रीडम मेडल वगैरह भी दिया उन्होंने, जी। तो लेकिन वो गैफ्स के अलावा यानी जो बेवकूफ़ाना बातें वो कर लेते थे, उसके अलावा वो ज़रा मतलब स्ट्रीट टाइप बातें भी करते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे ना कहते हैं कि मैं सड़क पे निकाल के जूते मारूँगा, उसको कहते हैं आई विल टेक यू टू द वुडशेड, यानी मैं आपको या पीछे ले जाकर पिटाई करूँगा, राइट? जी, जी। तो इस तरह की बातें भी करते हैं हाँ, बाइडेन पॉलिटिक्स में, ही जी, टॉक्स लाइक दैट। जी। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में बहुत बातें की ड्यूरिंग द कैंपेन। आई विल मेक सऊदी अरेबिया ए पराया स्टेट, उन्होंने इस तरह की बातें की हुँ, थी। एमबीएस को भी लेकर उन्होंने बहुत बातें की थी। एंड दिस वाज द टाइम व्हाइल द यूएस वाज सपोर्टिंग सऊदी वॉर इन यमन। यमन या में जो या ह्यूमन राइट्स के जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचाई, सऊदी अरेबिया ने उसी तरह यमन में तबाही मचाई है। एग्री। लेकिन यमन की तबाही में अमेरिका का बहुत ज़्यादा हाथ था, हथियार अमेरिका की तरफ से। आपको पता है सऊदी जेट्स, यमन कितना बाज़ुई है, लेकिन उसको अटैक करने रिफ्यूलिंग अमेरिकन्स कर रहे थे इन द एयर। इंटेलिजेंस, हार्डकोर टारगेट इंटेलिजेंस अमेरिकन्स प्रोवाइड कर रहे थे। जी, व्हाइल बाइडेन कैंपेन में कह रहे हैं कि मैं पराया स्टेट बना दूंगा इनको। लेकिन जब जुलाई में इनको जाना पड़ा, राइट, सऊदीज जी। ने मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि सऊदीज अंडर एमबीएस डिप्लोमेटिकली काफी टफ एक्ट कर रहे हैं। इनसे यस, पहले वाला जनरेशन ना वो डोरमैट की तरह था बिल्कुल कि ठीक आप है। आए अपने जूते साफ कर लें उनके ऊपर। एग्री सर, बट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस गाइस एक्टिंग टफ विद एवरीबॉडी, मतलब पाकिस्तान के साथ भी काफी सख्त रवैया है और सर, अमेरिका। सबके साथ कर रहा है, यूएई ने भी इनके फ़ोन्स नहीं उठा रहे थे, जो बाइडेन कॉल्स करते थे, जी तो वो हाँ, फ़ोन नहीं उठाते थे। वो मेरे नहीं लिए बड़ा उठा रहे थे। हैरानकुन था ये सारा इट कुछ। वाज अनबिलीवेबल। एग्ज़ैक्टली। और यही I2U2 वाला यूएई वाज नॉट यस, आंसरिंग हिज या फोन यार। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब ये जुलाई में मजबूरन इनको ऑल द वे सऊदी अरब जाकर एमबीएस के साथ वो फिस्ट बम्प की फोटोग्राफ, ये सारा यस, कोरियोग्राफ्ड है, राइट? बिल्कुल। तो इन्होंने अब क्या हुआ कि अब आप एमबीएस को अमेरिकन मीडिया ठंडी पड़ गई है, वो अटैक नहीं कर सकते हैं एमबीएस के बारे में, खूनी ये वो जो बातें कर रहे थे। जी, जी। दूसरी चीज़ ये हुई है कि इज़राइल ने भी एक जर्नलिस्ट को मार दिया, और वो जर्नलिस्ट अमेरिकन है जिसका नाम आखले था, ख़वातीन जो अल जज़ीरा की कवरेज कर रही थी। तो उसके फ़लस्तीन में बारे जब में तो मारी गई थी जो, जी हाँ, जी हाँ। इसी तो उसके बिल्कुल, बारे यस। में तो बाइडेन ने कुछ नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं किया, यहाँ पे काफ़ी डिमांड्स हो रहे हैं। तो ये कहना कि सऊदी अरेबिया इज़ बैड बिकॉज़ दे किल्ड अ सऊदी जर्नलिस्ट, उससे बैड तो एक फॉरेन कंट्री है जो अमेरिकन जर्नलिस्ट को मारा है। हुँ, लेकिन तो यहाँ पे दोगलापन तो नज़र आ गया ना, डबल स्टैंडर्ड्स। राइट। लेकिन ये जुलाई में गए थे रिक्वेस्ट करने कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएँ ओपेक में, बिल्कुल। ताकि ऑयल की कीमत कम है। जी, बिल्कुल। और फिर यहाँ आके कहते हैं मैं ऑयल की बात ही नहीं करने गया। तो अगर आप
बाइडेन का लास्ट स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि मैं इजराइल के इंटरेस्ट बढ़ाने गया, इजराइल से फ्लाइट रिलेशनशिप आपस में बेहतर सऊदी हो। अरेबिया, बिल्कुल। बेसिकली ये कहते हैं अमेरिका में, और कहते हैं कि मैं तेल की बात ही नहीं किया, मैं वहां दूसरों लोगों से भी मिलने गया। तो आई थिंक दैट वो सऊदीज को थोड़ा इरिटेट कर रहा था कि उनकी जो पावर है ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में वाज नॉट। तो दूसरी चीज ये हुई कि ये जो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ओपेक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू मेक मनी। या ये जो बिल्कुल। जंग की वजह से जो एनर्जी डिस्काउंट हुआ, तो इस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन कट कर दिया जिससे तेल की। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है अमेरिका को कि इलेक्शन आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, यूएस में यस। 8% से ज्यादा है, जी। और बाइडेन की पॉपुलैरिटी शिफ्ट नहीं हो रही, वो अटक गया है कांटा 42 अप्रूवल रेटिंग से जा रहा नहीं, डिसअप्रूवल रेटिंग 55 के करीब है, 50 के ऊपर है। तो 10 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी डिसअप्रूवल और जी बिल्कुल। अप्रूवल रेटिंग्स में 10 पॉइंट का फर्क है नेगेटिव। तो बाइडेन मिड टर्म कैंपेनिंग भी नहीं कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेट चाहता ही नहीं है कि बाइडेन आके उनकी तरफ से प्रमोट करे। इमेजिन नॉट वांटिंग योर ओन प्रेसिडेंट टू सपोर्ट यू, क्योंकि राइट। आप हारेंगे। सो लोकल जो लड़ रहे हैं, अच्छा सर। और हिस्टोरिकली हमेशा प्रेसिडेंट की पार्टी मिड टर्म हार जाती है। तो अब ओ। अगर मिड टर्म में अगर एक भी सेनेट की सीट कम हो जाती है ना, तो बाइडेन कुछ नहीं कर सकेंगे आइंदा 2 साल। ओके राइट, क्योंकि जो लेजिस्लेशन होगी उसके लिए वो फिर बड़ा कुछ मुश्किल भी हो नहीं कर जाता है उनको। सकता, वो ओके। लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं, लेम डक हो जाएंगे। तो और एक बात मैं ये बताना चाह रहा सर। था। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अमेरिका 1 साल की ऑयल रिजर्व रखता है अपने जी। पास। तो इन्होंने समर में ऑयल रिजर्व्स कुछ 180 मिलियन कुछ बैरल्स रिलीज किए थे, जिससे तेल की कीमत थोड़ी कम आई हो गई थी, बिकॉज सप्लाई बढ़ गई। जी। अब फिर दोबारा इन्होंने ये बात कही कि हम फिर से प्रेसिडेंट, और ये बहुत अनयूजुअल है, दिस इज ए वेरी डेंजरस थिंग जो ये कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। जी। तो ओपेक और सऊदी अरेबिया के एक मिनिस्टर ने कहा कि जो अमेरिका जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहा है, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का गलत इस्तेमाल है। इससे जो मार्केट में जो अननेचुरल इफेक्ट आएगा और डिमांड और सप्लाई का, उसका लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान होगा यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज को, जी खास तौर बिल्कुल। से विंटर में, राइट। तो बिल्कुल। दो अजीब चीजें हो गई हैं। एक चीज ये हो गई कि बाइडेन हैज रिलीज्ड अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम या। स्ट्रेटेजिक रिजर्व। दूसरी चीज, सर्दी देर से आ रही है, यानी यूरोप में अभी भी हम्म। गर्मी हो रही है, जिसके वजह से आपको पता है नेचुरल गैस की कीमत जीरो के नीचे आ गई थी। तो यस। लोग कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस विल गो अप, लेकिन वो इफेक्ट विल थोड़ा डिले हो गया है। तो यूरोप थोड़ा रिजर्व हो गया है, उनके पास पैसे भी बच गए और एनर्जी भी रिजर्व में आ गई है। राइट। सो तो ये दोनों का असर मार्केट पे हो रहा है, ऑयल प्राइस पे। तो बेसिक झगड़ा ये है कि सऊदी अरब वांट्स टू फॉलो द मार्केट लॉजिक, हम्म। सप्लाई डिमांड का, या। और और बाइडेन वांट्स पॉलिटिकल लॉजिक कि हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, आप एक। तेल कम कीमत, और हमारे यूरोप को बचाएं, आप नुकसान उठाएं। ये बिल्कुल सर, डिमांड है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि अमेरिका जिस तरह एमबीएस ने ये कहा था कि अगर आप अपना फ़ायदा देखते हैं, तो हम अपना फ़ायदा देखेंगे, और यकीनन मेरे ख़्याल में ये चीज़ होनी चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि अमेरिका की पावर जिस तरह एज़ अ सुपर पावर अब सर भी मैं है। आपसे एक बात पूछता हूँ, सर। कोका कोला, पेप्सी जो है, क्या उसके बगैर दुनिया चल सकती है? जाहिर है। अगर कल खत्म हो गया कोका कोला और पेप्सी, तो क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अगर हुँ, तेल खत्म हो गया तो दुनिया रुक जाएगी ना। बिल्कुल रुक सकती है। तो फिर बिल्कुल रुक सकती है। तेल की कीमत और कोका कोला और पेप्सी की कीमत बराबर क्यों है? एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे यहाँ हैं। पर अमेरिका में जब तेल की कीमत बढ़ी नहीं थी, तो $2 पर गैलन हमको तेल मिलता था। पिछले हुँ, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। और $2 लगते हैं गैलन ऑफ कोक और पेप्सी लेने। तो जो गैर जरूरी बकवास सी चीजें फालतू, इट्स नॉट इवन गुड फॉर योर हेल्थ, या उसकी एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। उसकी कीमत उतनी है जो एसेंशियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो एनर्जी है। तो ये जो कीमतें हिस्टोरिकली लो रही हैं, ये अमेरिकन दबाव ओवर मिडल ईस्ट, पिछले 50 साल से जो अमेरिका का डोमिनेशन है मिडल ईस्ट पर, उसके वजह से इन्होंने मिडल ईस्ट की एनर्जी ऑयल सोर्सेस को दबा के रखे हुए हैं, और अमेरिका खुद अपने रिसोर्सेज यूज नहीं करता। लोगों को पता नहीं होगा कि बिल्कुल। अमेरिका along with Russia and Saudi Arabia is the top 3
मतलब रिजर्व्स हैं, जी, रिजर्व बिल्कुल, मतलब जमीन के अंदर है, हम बिल्कुल। बेचते नहीं है। जी हाँ। वो निकालते भी सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको लगता है कि अमेरिका की जो ग्रिप है दुनिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो कमज़ोर पड़ गया हिंदुस्तान ने जिस तरीके से रशिया से ऑयल और कोयला लिया और S-400 सिस्टम लिया और कहा कि भाई हम अपना फ़ायदा देखेंगे, हम आपका फ़ायदा नहीं देखेंगे। आप जो करते हैं तो क्या हमसे पूछ के करते हैं? उसके बावजूद क्वाड की मेंबरशिप भी है, I2U2 का भी वो हिस्सा है, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ इस वक़्त बेहतरीन एक रिलेशनशिप है दोनों आपस में इन मुल्कों का। इसके साथ-साथ इज़राइल के साथ भी अरबों के बीच में जो मसाइल थे शायद वो कम हो गए। तो आपको लगता नहीं कि अमेरिकन ग्रिप कमज़ोर हो रही है इन सारी सिचुएशन को अगर हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स को अगर हम एनालाइज़ करें तो? देखिए, अमेरिका का ग्रिप चंद जगहों पे कम हो रहा है और चंद जगहों पे बढ़ रहा है। जी, तो इट इज़ का सो ये बात तो यकीनन है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक एडवांटेज था, रिलेटिव पावर जो कहते हैं, जी। वो कम हो रहा है क्योंकि चाइना का बढ़ रहा है, चाइनाज़ इकोनॉमी। अगर आप यूएस, रशिया, जब सोवियत यूनियन वाज़ एट इट्स पीक, सोवियत यूनियन की बेस्ट दिनों में वो 12% ग्लोबल जीडीपी थी, बस उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। और उन दौरान अमेरिका वाज 40 टू 50% और वेस्ट को पूरा मिला लें नेटो के मुल्कों को तो वो हुँ, 60-70% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी वेस्ट में था और इनके पास 10-12% था। ठीक। तो अमेरिका का जो एंड इट्स एलाइज वेर 6 to 7 times richer than the Soviet Union और टेक्नोलॉजिकली भी आगे थे इन हुँ, मोस्ट एरियाज, राइट। या प्लस डेमोक्रेसी होने की वजह से पब्लिक के खुश थी और पब्लिक का सपोर्ट भी था। जी, सोवियत यूनियन को शायद पब्लिक का उतना सपोर्ट नहीं था जितना अमेरिका को। जी, लेकिन अब जो अमेरिका का पीयर कंपेटिटर है वो चाइना है। राइट। चाइना और अमेरिका में डबल भी नहीं है ना अमेरिका चाइना का। जी, ठीक है, 17 ट्रिलियन इन एब्सोल्यूट टर्म्स वर्सेस 23 ट्रिलियन। तो अमेरिका जरा जरा अमीर है समझे, सही। इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली जरा आगे है, मिलिटरीली बिल्कुल। और जरा आगे है। जी, जी। बट इट्स नॉट मेनी टाइम्स मोर पावरफुल, समझे ना। अगर आपके पास एक बंदा है, मेरे पास 10 बंदे हैं तो मैं ज्यादा डोमिनेट करूंगा। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके पास एक बंदा है और मेरा बंदा आपके बंदे से थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो आई कांट डोमिनेट। हाँ, इतना फ़र्क नहीं है फिर। नहीं, तो दैट इज द बिल्कुल। सिचुएशन नाउ। ये नहीं कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, ये दूसरे मुल्क हैं रिकवर्ड। और देखें आप हुँ, हिस्ट्री या में, तारीख में, इंडिया और चाइना हैव ऑलवेज डोमिनेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमिकली। पिछले ओके। अगर आप 5000 में देखें तो इंडिया और चाइना हैव हैड मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन हिस्ट्री। और एक ज़माना था, ख़ासतौर से मुग़लों के अंडर, शाहजहाँ के ज़माने में, जब इंडिया की जीडीपी वाज़ 40% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। आपको याद है, सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को जी, इस बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल। तो बस ये कॉलोनाइज़ेशन, इम्पीरियलिज़्म जो 19th और 20th सेंचुरी है, तो इसमें वेस्ट एकदम ऊपर चला गया और एशिया नीचे आ गया। तो ओके। एशिया इज़ रिकवरिंग, ये नहीं कि एशिया इज़ ग्रोइंग, कुछ कमाल नहीं हो रहा है। ये जो चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया के जो इकोनॉमीज बूम हो रहे हैं, दिस इज नथिंग, दे आर जस्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल कह सकते हैं आप। ओह! तो हिस्ट्री की जो ट्रेजेक्टरी है, मैं आपको मतलब बेतकल्लुफी से कह सकता हूँ, द नेक्स्ट 200 years विल अगेन बी डोमिनेटेड बाय एशिया, और जिसमें इंडिया, चाइना विल बी ऑन टॉप। और अमेरिका की खुशकिस्मती ये रहेगी कि इट में रिमेन द थर्ड पावर फॉर मे बी 100-150 years। ओके, फाइन। लेकिन एक और चीज ये हो रही है कि हो सकता है कि देर इज नाउ ए 50-50% चांस कि अमेरिका में सिविल वॉर हो जाए। हुँ, आपको पता है, दुनिया की जो फर्स्ट मॉडर्न वॉर थी, जी। मॉडर्न वॉर, वो अमेरिका की सिविल वॉर थी, ओह! 1860s की। पहली बार सबमरीन्स का इस्तेमाल 1860s में नॉर्थ साउथ के झगड़े में हुआ था। इतनी इंडस्ट्रियलाइज्ड जंग अभी तक दुनिया में नहीं हुई थी और फाइन। मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे दोनों तरफ से कई। तो इट ओके, वाज अ वेरी हॉरिबल वॉर, मतलब मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर वन के लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें। ओके। तो अगर खुदा ना करे, मतलब अगर अमेरिका डोमेस्टिकली डिस्टेबलाइज हो जाता, तो ना सिर्फ आपकी ग्लोबल इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, बिल्कुल। और तो मतलब सारी दुनिया सीपेक की तरह हो जाएगी अंडर चाइना।
बिल्कुल ठीक सर। वैसे सीपैक के ऊपर और चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर वैसे एक अलग से शो करेंगे, जी। क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा इस पे भी लेंगे कि आप कैसा नहीं, मैं अपना। मेटाफर की तरह उसको यूज़ कर रहा हूँ कि जितना बुरा हाल नहीं, सीपेक का हुआ है, नहीं, नहीं, दुनिया का मैं भी बुरा बिल्कुल हाल हो जाए। जी हाँ। मैंने खुद इस पे तकरीबन 5-6 दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक शो किया था और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था कि भई स्टक डाउन क्यों है? हर चीज़ रुकी हुई क्यों है? सीपैक के हवाले से कोई बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही। बहुत स्लो पेस के साथ है, अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी रहा है, तो उस तरह नहीं है जिस तरह सीपैक का वावेला हम लोगों ने किया था और ढोल पीटे थे, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही ग्राउंड पे, और ये मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का भी सवाल है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। जी, थैंक यू किसी वेरी और मच डिबेट सर। में फिर मिलेंगे, बहुत-बहुत तब तक के शुक्रिया लिए आप टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय सर।